हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे चल रहे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी क्लासेस? ठीक है, हमने अपना चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन शुरू कर रखा था। अपना आज का टॉपिक है दैट इज द स्टोमक। स्टोमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। आपकी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से लेकर एनस तक, उसका सबसे ज्यादा वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है? That is stomach, widest part of alimentary canal। ये जो स्टोमक है आपको कैसा नजर आता है? डोम शेप। एक साइड, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द डायफ्राम। डायफ्राम के राइट हैंड साइड में कौन प्रेजेंट है? लीवर। लीवर के जस्ट फ्रंट के अंदर यहां पर इस जगह पर क्या है? डोम शेप स्टोमक जो है वो क्या होता है? प्रेजेंट। तो ये जो स्टोमक है दैट इज डोम शेप। डोम होती है ना, गुंबद। मंदिर में आपने देखा होगा, गुंबद देखी होगी, मस्जिद की गुंबद देखी होगी, बिल्कुल गुंबद की शेप का ये क्या होता है? स्टोमक। और इसको कई जगह क्या रखा है? जे शेप। तो ये जे शेप और डोम शेप जो स्टोमक है आपका, जो वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, इसके अंदर ये वाला एरिया, ये जो एक बड़ा कर्व ले रहा है, कॉन्वेक्स कर्व जो ले रहा है, दैट इज नोन एज द ग्रेटर ओमेंटम। याद करो, हमने हिस्टोलॉजी के अंदर क्या कहा था? आउटर कवरिंग इज नोन एज द ओमेंटम इन केस ऑफ स्टोमक। और क्या कहा था अपन ने? याद करो, ट्यूनिका। ट्यूनिका कवरिंग किससे कही थी अपन ने? दैट इज एन ईसोफेगस। ठीक है ना, ट्यूनिका एडवेंटिटा। ओके, यहां पर देखना ये वाला एरिया, ये क्या कहलाता है बेटा? दिस वन। ये इस एरिया को डिनोट करते हैं हम लेसर ओमेंटम। तो स्टोमक की आउटर साइड की कवरिंग को दो नाम दिए गए हैं। एक तो ग्रेटर ओमेंटम जो इसकी कॉन्वेक्स साइड है, और कॉन्केव वाली को क्या कहा गया है? लेसर ओमेंटम। ओके, फूड स्टोर कहां होगा? एलिमेंट्री कैनाल में आप खाओगे, खाने के बाद खाना अगर स्टोर नहीं हुआ तो डाइजेस्ट नहीं होगा, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो यहां पर क्या होता है? 4 to 5 hours स्टोरेज ऑफ फूड सब्सटेंस। सोचो, अगर 4 से 5 घंटे तक ये इसमें नहीं रहता तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। डाइजेशन के लिए खाने को वहां पर रखना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइजेशन हो रहा है, इट मीन्स वहां पर कुछ समय तक वो रहेगा। और कितना टाइम ले रहा है? 4 से 5 घंटे। यानी कि आप जो कुछ खाते हो उसको एम्प्टी होने को स्टोमक को कम से कम कितने चाहिए? 5 घंटे। जितना समय इसने यहाँ पर गुजारा उतना समय ज्यादा ये क्या करेगा? गैस्ट्रिक जूसेस का क्या करेगा? मिक्सचर बनाएगा फूड के साथ में, और उस फूड को क्या करेगा? ब्रेक करेगा, डाइजेस्ट। लॉन्ग टाइम मीन्स मोर डाइजेशन। ओके, यहां पर क्या है? लॉन्गर टाइम in stomach help in greater digestion। अब आप देखिए, स्टोमक को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। ये वाला पार्ट इधर, यहां पर क्या है? स्फिंक्टर। इसके लोअर पार्ट में यहां पर भी क्या है? स्फिंक्टर। तो अपर वाले स्फिंक्टर को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रो ईसो फेजियल स्फिंक्टर। एक और नाम है इसका, क्योंकि ये दिल के करीब है, कार्डियक सिस्टम के पास में है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, तो ध्यान रखें। और जो ये नीचे वाला, ये दिस वन इज नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर से खाना किसमें चले जाएगा? ड्यूोडेनम के अंदर चला जाएगा। अब 4 पार्ट ऑफ द स्टोमक हम पढ़ते हैं। 4 पार्ट ऑफ स्टोमक।
जो 4 पार्ट है स्टोमक के वो कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर वाला ये रहा, ये इस पार्ट को हम जो कार्डियक सिस्टम के बिल्कुल पास में है, दिस इज नोन एज द सी, दैट इज द कार्डियक। ठीक है, यहां पर जो डोम शेप ऊपर उठा हुआ होता है जिसके अंदर गैस भरी हुई रहती है, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें डकार आती है, तो वो डकार आने का कारण क्या होता है? ये वाला फंडस रीजन, कार्डियक फंडस। और यहां पर बीच में इसका मेन पार्ट होता है, दैट इज नोन एज द बॉडी। और लोअर पोर्शन में यहां पर ये क्या होता है? पाइलोरिक। तो कितने पार्ट पे डिवाइड हो गया बेटा? 4 पार्ट के अंदर हमारा स्टोमक क्या होता है? डिवाइड। स्टोमक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टोमक में सबसे ज्यादा होते हैं इंपॉर्टेंट। चीफ सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, इनको हम क्या लेंगे डिटेल के अंदर। फिलहाल हम ये करते हैं कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कितना होता है पर डे। गैस्ट्रिक जूस दैट इज 1500 ml to 2000 ml, ठीक है ना, 1.5 से 2 लीटर के करीब पर डे क्या बनता है? गैस्ट्रिक जूस। ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसका पीएच जो है वो कितना रहता है? दैट इज हाईली एसिडिक 1 to 2 pH, हाईली एसिडिक। और ये बहुत जरूरी भी है बेटा, अगर ये हाईली एसिडिक नहीं होगा तो आपको मालूम ही है कि हमारा जो खाना है वो ब्रेक नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये देखिए, हम ये कहते हैं कि हमारे स्टोमक के अंदर कौन सा मूवमेंट चलता है? चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग मूवमेंट बेसिकली क्या होता है? जिसके अंदर स्टोमक के अंदर जो फूड है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ में क्या होता है? मिक्स होता है। एक्चुअल में ये चर्निंग मूवमेंट एक तरह से आप कह सकते हो मैस्टिकेशन ऑफ फूड ही है, मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन, ध्यान रखना, चर्निंग मूवमेंट इस वजह से भी हो रहा है, आप ये कह सकते हो विगरस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि एक चर्निंग मूवमेंट ही है। पेरिस्टाल्टिक इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ चर्निंग मूवमेंट, ठीक है ना। तो चर्निंग मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कह सकते हैं। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट इन स्टोमक, ये क्वेश्चन नीट के अंदर आया हुआ है बेटा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट किस में होता है? स्टोमक के अंदर। अब आता है कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज्यादा कम, सबसे ज्यादा लेस अमाउंट के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहां होगा? यस, रेक्टम। मिनिमम पेरिस्टाल्सिस फाउंड इन रेक्टम। तो ध्यान रखें, रेक्टम वो पोर्शन है जिसमें सबसे कम पेरिस्टाल्सिस जो है वो क्या होता है? नजर आता है। हाईएस्ट किसके अंदर है? स्टोमक। और ये भी ध्यान रखना, ये चर्निंग मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है? मसल्स की वजह से। और मसल्स कौन कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, 3 मसल्स हैं आपके स्टोमक में। कौन कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा सर्कुलर, एंड थर्ड वन इज द ऑब्लिक। तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में अगर कहीं सबसे ज्यादा पेरिस्टाल्टिक नजर आता है तो वो कौन सा पार्ट है? स्टोमक, ठीक है ना। तो ये स्टोमक का जनरल स्ट्रक्चर था। अब हम स्टोमक के स्ट्रक्चर के साथ में क्या लेंगे? फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी, क्योंकि स्टोमक जो है बहुत सारे ग्लैंड्स के साथ में बना हुआ है, तो फिजियोलॉजी से पहले हम ग्लैंड्स ले लेते हैं कि स्टोमक में कौन कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। ओके बेटा, क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये वही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो कि क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करते हैं। ये क्या बनाते हैं? गैस्ट्रिक जूस।
तो जब हम देखते हैं कि बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं स्टोमक के अंदर, स्पेशली याद रखें स्टोमक, फॉर एग्जांपल हमने ये स्टोमक बनाया, ठीक है ना, इस स्टोमक के अंदर बहुत ज्यादा फोल्डिंग्स होती हैं, ये बात इस तरह से। इन फोल्डिंग्स को ही आप क्या कहते हो, रुगे। दिस आर व्हाट, रुगे। ये फोल्डिंग्स कहाँ है, ये फोल्डिंग्स हमारे स्टोमक में है। उसमें से हमने एक फोल्डिंग ली है, ये फोल्डिंग क्या कर रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, फॉर एग्जांपल हमने बात करी इस नेक वाले पोर्शन के अंदर कौन से सेल सबसे ज्यादा होंगे। यहाँ पर हम एक स्पेशल इस तरह का सिंबल बनाते हुए कर रहे हैं। नेक सेल के पास आप देखोगे कि एक अलग सा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। ये जो सेल है इनको हम क्या कहते हैं, म्यूकस सेल या फिर गोबलेट्स ग्लैंड्स। म्यूकस ग्लैंड भी कह सकते हो, गोबलेट ग्लैंड्स, क्योंकि ग्लैंड लाइक है और वो सिक्रीशन कर रहा है। कोई भी चीज जब सिक्रीशन करती है तो उसको हम ग्लैंडुलर कहते हैं। तो म्यूकस ग्लैंड्स ये प्रेजेंट होते हैं, दीज आर व्हाट, म्यूकस ग्लैंड। तो म्यूकस ग्लैंड का फंक्शन क्या है, म्यूकस ग्लैंड बेसिकली नेक रीजन पे प्रेजेंट। ये जो आपको एक फोल्ड दिखाया है उस फोल्ड के नेक रीजन पर प्रेजेंट इन नेक रीजन, इसलिए कई बार इसको क्या कहा जाता है बेटा, नेक सेल्स। क्या कहते हैं हम इसको, नेक सेल। दूसरा एक सबसे बड़ा जो आप देखोगे इसके अंदर, ऑल्सो कॉल्ड गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स भी कहा जाता है क्योंकि बिकॉज दे सीक्रेट म्यूकस। तो गोबलेट सेल और ग्लैंड्स विच सीक्रेट म्यूकस। इस म्यूकस का मेन फंक्शन क्या है कि जब HCl का सिक्रीशन होगा उस समय आपके स्टोमक की इनर लेयर को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, दैट इज म्यूकस ग्लैंड। सो प्रोटेक्ट म्यूकोसल एपिथेलियम of stomach from HCl। तो HCl से ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा म्यूकस का मेन फंक्शन क्या है, लुब्रिकेशन का भी काम करता है, हेल्प इन लुब्रिकेशन। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे ग्लैंड की ओर। तो फर्स्ट ग्लैंड आपने देखे म्यूकस ग्लैंड। सेकेंड ग्लैंड आप जो देखोगे इसके अंदर आपको स्पेशल ग्लैंड्स नजर आएंगे जो आप जिसे क्या कहते हो, एंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दीज आर व्हाट, एंटेरो, एंटेरो मतलब क्या होता है बेटा, इंटेस्टाइन, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये जो एंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये भी बहुत सारी चीजें क्या करता है, सिक्रीट करता है। उसके अंदर से आपने देखा होगा कि हिस्टामाइन है, सेरोटोनिन है, ठीक है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सिक्रीशन को एनहांस करने वाला जो है आपको गैस्ट्रिन हार्मोन है और उसको कम करने वाला सोमैटोस्टैटिन हार्मोन है। ये सारी चीजें कहां से रिलीज होती हैं, आपके स्टोमक के एंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड से, जिसको आप एक और नाम से बुलाते हो आर्जेंटोफिन सेल्स। आर्जेंटोफिन सेल। तो आर्जेंटोफिन सेल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, तो ध्यान रखना इसके अंदर प्रेजेंट है हिस्टामाइन सिक्रीशन। और हिस्टामाइन क्या होता है बेटा, हमने डिस्कस भी करा था, वैसोडाइलेटर है, ठीक है ना। सेरोटोनिन जो कि क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्टर। क्या मतलब हुआ वैसोडाइलेटर और वैसो कंस्ट्रिक्टर का, वैसोडाइलेटर का मतलब होता है कोई भी ब्लड वेसल्स है वो अगर इतनी थी तो उसको क्या कर देगा, ये डायलेट करके क्या कर दिया, इसने बड़ा बना दिया।
और अगर वैसो कंस्ट्रिक्टर है, इतनी वेसल थी तो उसको छोटा कर दिया। तो ये काम किसका होता है? सेरोटोनिन। कभी कभी सिक्रीशन ज्यादा चाहिए होता है, कम चाहिए होता है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो ज्यादा अपना अमाउंट दें, कम अमाउंट दें, बीपी को मेंटेन करना है, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ये सारे फंक्शन करती है। यंग स्टेज के अंदर ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से चलती हैं। जैसे जैसे हम ओल्ड एज में आते रहते हैं, इनका फंक्शन थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है और वहां से शुरू हो जाती है ओल्ड एज प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेकिन यंग वंस के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, इसके अलावा इसके अंदर गैस्ट्रिन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है और यही गैस्ट्रिन हार्मोन की वजह से गैस्ट्रिक जूस ज्यादा बनता है, ठीक है ना। यही गैस्ट्रिन हार्मोन्स हैं जो क्या करते हैं? एनहांस गैस्ट्रिक जूस। इसके अलावा आप देखेंगे कि गैस्ट्रिन हार्मोन का तो सिक्रीशन हुआ ही हुआ, लेकिन कई बार बॉडी सब कुछ खाने के बाद में भी ग्रोथ नहीं कर पाती है और हम कहते हैं रीजन क्या है? खाता तो बहुत है, लगता नहीं है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। जिस तरह से गैस्ट्रिन हार्मोन आपकी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, उसी तरह से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन भी आपकी बॉडी के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ही क्या करते हैं? स्पेशली आर्जेंटोफिन सेल्स क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सोमैटोस्टैटिन ये क्या करते हैं? गैस्ट्रिन इनहिबिटर है। अगर हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है ज्यादा तो उसको क्या कर देंगे? कम। तो ये भी हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली क्या करते हैं? हमको रेगुलेट करते हैं। इनहिबिट गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। तो ध्यान रखें, आर्जेंटोफिन सेल्स हिस्टामाइन भी रिलीज करता है, सेरोटोनिन भी रिलीज करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन भी रिलीज करता है और सोमैटोस्टैटिन हार्मोन को भी रिलीज करता है। ये सारे के सारे क्या हैं? एंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं जो कैसे काम करेंगे? जब इनमें से सिक्रीशन होगा। तो जरूरी नहीं है कि सारा सिक्रीशन स्टोमक के अंदर ही जाए। एंडोक्राइन का मतलब होता है कि ये सिक्रीशन कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर। हमने दो तरह के ग्लैंड्स पढ़े थे, एक्सोक्राइन जो अपना सिक्रीशन किसमें, जैसे ये था म्यूकस ग्लैंड, ये अपना सिक्रीशन किसमें देगा? गैस्ट्रिक जो कैविटी है, ल्यूमन जो बन रहा है इसके बीच वाला, इस ल्यूमन के अंदर अपना सिक्रीशन डालेगा, एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर डालेगा, तो हमने उसको क्या कहा था? एक्सोक्राइन। लेकिन एंडोक्राइन का सिक्रीशन डायरेक्टली किसमें आ जाता है? ब्लड में। यानी कि ये सारी चीजें किसके अंदर रिलीज होंगी? ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये सारी हमने अभी दो ही पढ़े हैं, एक म्यूकस ग्लैंड पढ़ा है, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज आर्जेंटोफिन सेल्स। अब हम लेंगे नेक्स्ट अपने, दैट इज नोन एज द चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स जो जाइमोजन्स का क्या करते हैं? सिक्रीशन करते हैं, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, यस बेटा। नाउ नेक्स्ट इज द चीफ सेल। अगर आप चीफ सेल की लोकेशन देखते हैं तो इस तरह से गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर आप इसको सी शेप में बना दें, आप समझ जाएं कि ये कौन से सेल्स हैं? चीफ सेल्स। ये कैसे सेल्स हैं? चीफ सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं। कौन से सेल्स? पेप्टिक सेल। देखो, चीफ सेल और पेप्टिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? जाइमोजन्स। हम क्या कह रहे हैं? दे सिक्रीट जाइमोजन्स। जाइमोजन्स का मतलब क्या होता है बेटा? इनएक्टिव एंजाइम। ये क्या बना रहे हैं? इनएक्टिव एंजाइम। कौन कौन से इनएक्टिव एंजाइम्स हैं? फॉर एग्जाम्पल प्रोरेनिन। रेनिन में डबल एन आएगा, ध्यान रखें इस चीज का, क्योंकि एक रेनिन हार्मोन आपकी किडनी भी बनाती है, तो उस किडनी वाले के अंदर सिंगल एन होता है, इसमें डबल एन। दूसरा प्रोपेप्सिनोजन, ये भी क्या है? इनएक्टिव। ये भी क्या है? इनएक्टिव। तो ध्यान रखें, इनएक्टिव को ही आपने क्या कहा है? जाइमोजन। एक और सिक्रीशन होता है दैट इज नोन एज द गैस्ट्रिक लाइपेज। तो एक्चुअल में ये चीफ सेल जिसको आपने पेप्टिक सेल्स कहा है, ये गैस्ट्रिक लाइपेज, प्रोपेप्सिनोजन, प्रोरेनिन का क्या करते हैं? सिक्रीशन करते हैं।
और ये तीनों ही क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है। जब तक इनको HCl नहीं मिलेगा तब तक ये एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इन इनएक्टिव को हम एक टर्म देते हैं, दैट इज नोन एज द जाइमोजेंस। अब चीफ सेल्स के अलावा जो एक सेल आपका और रह गया है, दैट इज नोन एज ऑक्जेंटिक सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्जेंटिक सेल का सिंबल हम किससे बनाएं, ऐसे बनाते, डॉट डॉट। ये क्या है, ऑक्जेंटिक सेल। इस ऑक्जेंटिक सेल को आप एक और नाम दे सकते हो, पेराइटल सेल, क्योंकि बाहर की तरफ, पेरिफेरी की तरफ, ऊपर की साइड में ज्यादा आ गए हैं ये, तो हम इसको क्या कहते हैं बेटा, पेराइटल सेल। अब आप देखिए, ये जो पेराइटल सेल्स हैं या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, ये क्या सिक्रीट कर रहे हैं, ये सिक्रीट कर रहे हैं HCl। HCl जो है, ये HCl का सिक्रीशन स्पेशल सेल्स करते हैं, और ये HCl बॉडी में हमेशा क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। ध्यान रखें इस चीज का, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन और क्लोराइड का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर कैसे होता है, अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये CO2 प्लस वाटर है, तो CO2 और वाटर से आपकी बॉडी के अंदर क्या बना, ठीक है, दैट इज H2CO3, या इस तरह से कार्बोनेट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो ये जो बाइकार्बोनेट बन रहा है H2CO3, इसमें से क्या होगा, HCO3 अलग हो जाएंगे, प्लस हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलग। हाइड्रोजन तो एंटर कर जाएगा किसके अंदर, स्टोमक में, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन की एंट्री से स्टोमक के अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अलग से आया। अब ये जो बाइकार्बोनेट है HCO3, ये HCO3 जैसे ही ब्लड से किसी और पार्ट के अंदर जाएगा, मूवमेंट करेगा, तब उसके काउंटर में, किसके काउंटर में, HCO3 के काउंटर में ब्लड क्या देगा, ये ब्लड के अंदर है, ठीक है ना, ये मूवमेंट बना, तो ब्लड इसको क्या देगा, स्टोमक को क्लोराइड आयंस। तो ध्यान दें, जब H2O और CO2 आपस में मिले तो H2CO3 बना। H2CO3 का हाइड्रोजन तो कहाँ आ गया, आपके स्टोमक में। जब हाइड्रोजन स्टोमक के अंदर आ गया और इसको मिला HCO3, ब्लड को क्या मिला, HCO3 मिला। तो ब्लड को जब बाइकार्बोनेट बफर मिलेगा, तो बफर को लेने के लिए वो उसको, उसके बदले में आपके स्टोमक को क्या देगा, क्लोराइड आयंस। और ये दोनों यहां पर मिलके क्या बना रहे हैं, HCl। तो HCl दे आर फॉर्म इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना, अलग अलग बने हैं, और यहां पर क्या हो जाते हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन and chloride form independently and combine in stomach। स्टोमक के अंदर आके क्या हो जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं। अब आप देखिए, HCl का सिक्रीशन तो करा, HCl के अलावा इन्होंने क्या सिक्रीट करा है, दैट इज कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, CIF, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब किसका, विटामिन B12 का। तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहां हो जाता है, स्टोमक के अंदर ही हो जाता है। ध्यान रखें, विटामिन B12 एब्जॉर्ब इन स्टोमक। और विटामिन B12 आपको किस लिए चाहिए बेटा, क्या काम करता है विटामिन B12, तो ध्यान रखना, विटामिन B12 का मेजर फंक्शन क्या होता है, जो इमेच्योर आरबीसी होते हैं उनको
मैच्योर के अंदर क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ध्यान रखना, इमेच्योर आरबीसी जो छोटे हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस है, उनको इन्यूक्लिएटेड फॉर्म के अंदर किसने चेंज करा है, मैच्योर आरबीसी है। तो अगर ये मैच्योर आरबीसी में चेंज हुए हैं तो इट मींस अब ये आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर फंक्शन कर सकते हैं। अगर ये नहीं बनते हैं, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, तब आपको क्या हो सकता है, डिजीज कौन सी हो सकती है, परनीशियस अनीमिया। तो ध्यान रखना, परनीशियस एनीमिया किसकी वजह से होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलरली विटामिन B12 का एक और नाम है, जिसका नाम क्या है, विटामिन B12 इज ऑल्सो नोन एज कैसल एक्सट्रिंसिक फैक्टर। क्यों? यस बेटा, तो हमने सारे के सारे ग्लैंड्स जो हैं कंप्लीट करे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो प्लीज ध्यान रखें, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या कर रहा है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन। अब आप देखिए, ये जो विटामिन B12 है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज नोन एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है ना। कैसल इंट्रिंसिक कहां बनता है, ये कहां बन रहा है, स्टोमक के अंदर। लेकिन मैंने कहा कि ये क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है किसको, विटामिन B12 को, और उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्प्शन हो रहा है विटामिन का, ध्यान रखना, विटामिन B12। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है स्टोमक में तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो इसको हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं। और विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है, साइनोकोबैलेमाइन। इसलिए ध्यान रखें कि जो भी गैस्ट्रेक्टोमी कराते हैं, यहां पर वर्ड क्या आया है बेटा, टॉमी। टॉमी मीन्स जो स्टमक को रिमूव करा रहे हैं, रिमूविंग ऑफ एन ऑर्गन इज नोन एज द टॉमी। यहां पर हम क्या वर्ड ले रहे हैं, गैस्ट्रेक्टोमी, दैट इज रिमूवल ऑफ स्टमक। तो जो भी अपना स्टमक रिमूव कराता है या किसी भी कारण से उसमें अल्सर बन गया है, कुछ इस तरह का कोई कारण है, तो उस केस के अंदर ध्यान रखें, गैस्ट्रेक्टोमी वाले पेशेंट के अंदर कौन सी डिजीज हो जाती है, परनीशियस एनीमिया। किस लिए कहा हमने इसको, क्योंकि देखो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहां पर हो सकता है, आपका इंटेस्टाइन में। डाइजेशन ऑफ लिपिड कहां हो सकता है, आपका इंटेस्टाइन में। जो एक फैक्टर नहीं होगा वो क्या होगा, विटामिन B12, बिकॉज ये स्टोमक में ही क्या होता है, एब्जॉर्ब, और किसी एरिया में नहीं होगा। तो अगर कोई पर्सन किसी भी वजह से गैस्ट्रेक्टोमी करा रहा है तो उसके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी और उसको क्या हो जाएगा, परनीशियस एनीमिया। क्योंकि मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी किसकी वजह से होते हैं, विटामिन B12 से। तो B12 का मेजर फंक्शन क्या है, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। तो ये क्या था हमारा, दैट इज सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमक। स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमक के बाद में अब हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमक। तो मैं यहां से शुरू करती हूं, फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमक। फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है, दैट इज द HCl। HCl का मेजर फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन, हार्ड फूड को सॉफ्ट फूड में चेंज करने का काम किसने करा, HCl ने। ठीक है। और pH को एसिडिक बनाने का काम किसने करा, 1 to 2 pH स्टोमक के HCl ने। और इनएक्टिव एंजाइम्स, जाइमोजेंस को एक्टिव करने का काम किसने करा,
HCl ने, बने अलग अलग लेकिन स्टोमक में आकर क्या हो गए, एक हो गए। ठीक है ना। तो HCl बहुत सारे फंक्शंस करता है और यही HCl है जो क्या कर रहा है, स्पेशली डाइजेशन के अंदर क्या करेगा, हेल्प। जब हम कहते हैं हार्ड फूड सॉफ्ट फूड में चेंज हुआ है, इट मीन्स वो ब्रेक भी हुआ है। ओके, इसके अलावा कोई और फंक्शन जो HCl करेगा, ठीक है ना, डाइजेशन ये कर रहा है, एसिडिक नेचर ये बना रहा है, जाइमोजेंस ये बना रहा है, जाइमोजेंस को एक्टिव कर रहा है, बैक्टीरियोस्टैटिक है ये, ठीक है। और आपकी जो म्यूकस गोबलेट सेल्स जो हमने पढ़े थे, वो म्यूकस एपिथेलियम जो है उसके डैमेज को या एक्सकोरिएशन को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। ठीक है ना। कौन, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब हम एक एक करके एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हम एंजाइम लेते हैं, कौन सा वाला, रेनिन। फर्स्ट एंजाइम कौन सा है, रेनिन। रेनिन कौन से फॉर्म में प्रेजेंट था, स्टोमक के अंदर, दैट इज प्रोरेनिन। प्रोरेनिन किसमें चेंज हो गया था, रेनिन के अंदर। किसकी एक्टिविटी से चेंज हुआ था, HCl। इस रेनिन का एक और नाम है काइमोसिन। काइमोसिन, तो काइमोसिन कहें, कई बुक में आपको काइमोसिन मिलेगा, कई बार क्वेश्चन पेपर के अंदर भी काइमोसिन लिखा हुआ होता है। तो यही क्या है, रेनिन। रेनिन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, दैट इज हेल्प इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो मिल्क को कर्ड में चेंज करने के लिए कौन काम में आता है, रेनिन। रेनिन की वजह से ही खाना कुछ समय तक स्टोर रहता है। खाना तो नहीं कह सकते हम इन्फेंट्स की बात करते हैं। इन्फेंट्स का जो मेजर फूड सब्सटेंस है वो क्या है, मिल्क। तो मिल्क जो है कुछ समय के लिए किसके अंदर रह रहा है, स्टोमक के अंदर रह रहा है। तो वो जो टाइम पीरियड प्रोवाइड करा है स्टोमक के अंदर मिल्क को रखने का, दैट इज वाया रेनिन। ठीक है, ताकि वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो पाए। अब यहाँ पर देखिए, ये जो क्या कहते हैं, रेनिन जो है वो किसके ऊपर लगेगा, मिल्क पर। स्पेशली हम इसको क्या कहते हैं, चाइल्डहुड एंजाइम भी कहते हैं, चाइल्डहुड एंजाइम। ये मिल्क को किसमें चेंज कर रहा है, पैरा कैसिनेट। ध्यान रखें, कैसीन क्या है, व्हाट इज कैसीन, दैट इज नोन एज द मिल्क प्रोटीन। तो मिल्क के अंदर जो कैसीन प्रोटीन होता है, ये कौन से फॉर्म में होता है, सॉल्युबल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है बेटा, ये सॉल्युबल फॉर्म। तो मिल्क को किसमें चेंज कर दिया, पैरा कैसिनेट में। किसने चेंज करा, रेनिन ने। ठीक है, अब यही पैरा कैसिनेट जो है ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, दैट इज कैल्शियम की प्रेजेंस में क्या बना देगा, ये कैल्शियम पैरा कैसिनेट। और इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। इसको हमने क्या कहा है, दिस इज नोन एज कर्डलिंग ऑफ मिल्क दैट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ मिल्क इन स्टोमक इन केस ऑफ इन्फेंट्स और चाइल्ड। तो बच्चों के अंदर स्टोमक के अंदर कुछ समय के लिए क्या रह सके, खाना रह सके, क्योंकि उनका खाना क्या है, दूध। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, स्टोर फॉर्म के अंदर, स्टोर फॉर्म ऑफ फूड स्पेशली मिल्क। ठीक है ना, कौन काम कर रहा है, ये आपका रेनिन। तो ध्यान रखें, रेनिन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, मिल्क को किसमें चेंज करना, दैट इज कैसीन प्रोटीन को किसमें चेंज करना, पैरा कैसिनेट में। और पैरा कैसिनेट के ऊपर कैल्शियम एक्ट करेगा और उसको कैल्शियम पैरा कैसिनेट में चेंज कर देगा। इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। जब हम एडल्टहुड की बात करते हैं तो एडल्टहुड के अंदर ये कौन काम करेगा, मिल्क का जो कैसीन प्रोटीन है, इस कैसीन प्रोटीन के ऊपर
किसके अंदर बात कर रहे हैं बेटा हम? एडल्ट के अंदर। तो एडल्ट के अंदर ये काम कौन करेगा? पेप्सिन करेगा। और पेप्सिन इसको किस में चेंज कर देगा? पैरा कैसिनेट के अंदर। ध्यान दें, ये काम कौन कर रहा है? पेप्सिन, एडल्टहुड में। लेकिन जो चाइल्डहुड स्टेज होती है, इन्फेंट स्टेज होती है, उसके अंदर कौन काम करता है? रेनिन, दैट इज नोन एज काइमोसिन। और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज चाइल्डहुड एंजाइम भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार कई पर्सन ऐसे होते हैं एडल्ट स्टेज में जो रेनिन को जो क्या कहते हैं, दूध नहीं पी सकते या प्रोटीन नहीं ले सकते। तो उस केस के अंदर उनके प्रोटीन को डाइजेशन के लिए क्या लेना पड़ता है? रेनेट टैबलेट्स आती है मार्केट में, ठीक है ना, रेनेट टैबलेट्स मिलती हैं मार्केट में। इन टैबलेट्स को कंज्यूम करने के बाद में वो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाते हैं, ठीक है ना। स्पेशली यूरोप कल्चर के अंदर इस तरह होता है, जहां पर प्रोटीन डाइट क्या होती है? दैट इज द मीट। लेकिन इन केस ऑफ इंडिया के अंदर मेजर प्रोटीन डाइट क्या है? मिल्क। तो इंडियंस के अंदर कभी भी रेनिन की कमी नहीं होती है, वो कंटिन्यूशन के अंदर अपना प्रोडक्शन करता रहता है। तो अभी हमने क्या खत्म करा है? रेनिन। नेक्स्ट बेटा हम क्या लेंगे? पेप्सिन। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि कंटिन्यूशन में हम करते रहें। Yes, second enzyme of our stomach is पेप्सिन। और आपको मालूम है पेप्सिन किस फॉर्म में सिंथेसिस होता है? दैट इज पेप्सिनोजन के फॉर्म में, और HCl उसको क्या करता है? एक्टिव करता है। आपको पता है ये बात? पेप्सिनोजन फॉर्म के अंदर यानी कि जाइमोजन में रिलीज होगा, HCl इसके ऊपर वर्क करेगा और किस में चेंज कर देगा? पेप्सिन। ध्यान रखना, बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया है कि पेप्सिन का नेचर क्या है। तो पेप्सिन कैसा है? एंडो पेप्टिडेज। ये हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड को जो सेंटर में होते हैं, मिड में होते हैं, उनको क्या करता है? ब्रेक। पेप्टिडेज है, ब्रेक मिडल पेप्टाइड बॉन्ड। हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन है, ठीक है। जब आप इस प्रोटीन को ध्यान से देखते हो तो एक्चुअल में ये प्रोटीन किससे बने हुए होते हैं? अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। ये क्या है? अमाइनो एसिड। और ये जो अमाइनो एसिड है ये आपस में मिले हुए होते हैं किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो ध्यान रखें, पेप्टाइड बॉन्ड ही अमाइनो एसिड को जोड़ के रखता है और एक चेन बनाता है, एंड दैट चेन इज नोन एज प्रोटीन। ओके, अब हम बात करेंगे पेप्सिन की। पेप्सिन को अगर इसको कट करना होगा तो वो हमेशा मिडिल में से इस प्रोटीन को क्या करेगा? कट करेगा। अमाइनो एसिड के अंदर आप जानते हैं एक साइड हमेशा अमाइन ग्रुप होता है और दूसरी साइड क्या होता है? COH ग्रुप। फॉर एग्जांपल ये एक अमीनो एसिड है तो इसके एक साइड में COH ग्रुप होगा और एक साइड में कौन सा ग्रुप होगा? NH2। और एक साइड में कोई भी अल्काइल ग्रुप और दूसरा H। इसी को आप क्या कहते हो? अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड का नेचर मोस्टली क्या हो जाता है? न्यूट्रल, ठीक है ना। मैंने सिर्फ सिंगल अमीनो एसिड की बात करी है। यहाँ पर ये इसका कौन सा चार्ज है? बेसिक। और ये क्या है? एसिडिक। इसके मिलके क्या हो गया? न्यूट्रल। लेकिन अगर कोई चेन है उसके अंदर बहुत सारे एसिडिक अमाइनो एसिड होंगे तो वो क्या बन जाएगा? एसिडिक प्रोटीन। और जिसमें बहुत सारे अमाइन होंगे वो क्या बन जाएगा आपका? दैट इज नोन एज द बेसिक प्रोटीन। तो ध्यान रखें ये दोनों ही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक साइड पर इसके क्या होगा? NH2 अमाइन ग्रुप, क्योंकि अल्टीमेटली ये है तो अमीनो एसिड ही, और अगर ये भी अमीनो एसिड है तो इसके एक साइड में क्या होगा? COH ग्रुप। तो जो भी इसका COH ग्रुप होता है इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोक्साइल साइड, ठीक है। जहां पर कौन एक्ट करता है? कार्बोक्सी पेप्टाइड पेप्टाइडेज, जो यहां से तोड़ेगा, इसको टर्मिनल साइड से तोड़ेगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज होगा, जो कि क्या है? टर्मिनल साइड को तोड़ रहा है। इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हो?
एक्सोपेप्टिडेज। समझने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको क्या बताया है, एक प्रोटीन बताया है। प्रोटीन किससे बना है, एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड किससे बने हैं, एक COH ग्रुप और दूसरा NH2 ग्रुप। तो अगर कोई भी चेन होगी तो उसका एक साइड क्या होगा, COH। जो COH साइड है उसको मैंने क्या कहा है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज साइड, जहां से एक्सोपेप्टाइडेज इसको क्या करेगा, ब्रेक कर सकता है। ये कैसा है आपका पेप्सिन, एंडोपेप्टिडेज। अगर इसको यहां से ब्रेक करना है, टर्मिनल साइड से ब्रेक करना है, तो इस साइड में कौन सा लगेगा, अमाइनो पेप्टिडेज एंजाइम लगेगा। अगर अमाइनो पेप्टिडेज एंजाइम लगता है तो वो उसको यहां से तोड़ देगा, यानी कि सिंगल सिंगल अमीनो एसिड निकालेगा। लेकिन यहां पर स्टोमक के अंदर कभी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अमीनो पेप्टिडेज इज अ एक्सोपेप्टिडेज। ध्यान रखें, आपके स्टोमक में क्या है, सिर्फ और सिर्फ पेप्सिन, ठीक है ना। सो देयर इज no amino acid formation in stomach। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज का ध्यान रखें। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन विल टेक प्लेस इन द स्टोमक। क्या कह रही हूं मैं, पार्शियल डाइजेशन ऑफ protein will take place in stomach। It means अगर प्रोटीन टूटेगा, क्या टूटेगा बेटा, प्रोटीन टूटेगा, तो प्रोटीन किसके अंदर टूटेगा, प्रोटियोज में टूटेगा, पेप्टोन में टूटेगा, पेप्टाइड में टूटेगा। यहां से टूट रहा है, जब यहां से टूटता है या यहां से टूटता है तो क्या बनता है, प्रोटीएज। क्या बनता है, पेप्टोन्स। क्या बनता है, दैट इज पेप्टिडेज। पेप्टाइड्स कह देते हैं, पेप्टिडेज एंजाइम हो जाएगा, पेप्टाइड्स। तो आपको इस तरह से क्या मिल रही है, छोटी यूनिट। हम कह रहे हैं यहां पर पार्शियल डाइजेशन हुआ है प्रोटीन का, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। कंप्लीट डाइजेशन मीन्स एमिनो एसिड का फॉर्मेशन, लेकिन यहां पर नो एमिनो एसिड फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखें। ओके, पेप्सिन के बाद कौन आता है बेटा, एक और एंजाइम है जो हमारा प्यारा स्टोमक बनाता है, दैट इज नोन एज द गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज आपको मालूम ही है लिपिड पर एक्ट करता है, लेकिन लाइपेज ज्यादा अपना फंक्शन नहीं कर पाता। हमारे फूड के अंदर आवर फूड कंटेन ओनली 1% ऑफ इमल्सिफाइड फैट। क्या मतलब हुआ, देखो लाइपेज हमने लीवर पढ़ा है। लाइपेज तभी काम करेगा जब ट्राइग्लिसराइड टूटे हुए होंगे। जब ट्राइग्लिसराइड टूटे हुए होंगे वो काम कौन करता था, बाइल सॉल्ट, जिसको हमने क्या कहा था, इमल्सिफिकेशन। तो अगर इमल्सिफिकेशन हुआ ही नहीं है तो लाइपेज भाई साहब काम किस पे करेंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स यहां पर अगर ट्राइग्लिसराइड होगा, ट्राइग्लिसराइड को हम क्या कहते हैं, दैट इज CH2OH, CHOH, CH2OH। ये क्या बन गया आपका, ग्लिसरॉल। इस पूरे को आप क्या कहोगे, ग्लिसरॉल। और इसके साथ में क्या है, फैटी एसिड। कितने फैटी एसिड होते हैं, 3 फैटी एसिड। तो ये क्या बन जाएगा, ट्राई ग्लिसरॉल। ये ट्राई फैटी एसिड हो गए और ये ग्लिसरॉल हो गया। तो ट्राइग्लिसराइड जो हमारा फैट सब्सटेंस हमारी स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है, उसके ऊपर अगर लिपिड एक्ट होता है, लाइपेज लगता है, तो वो इसको किसमें तोड़ेगा, वो इसको तोड़ेगा ग्लिसरॉल प्लस एक
फैटी एसिड, आप इसको कह सकते हो कि ये क्या बन गया, मोनोग्लिसराइड। तो आपके पास में जब है ही 1% इमल्सिफाइड फैट, तो गैस्ट्रिक लाइपेज तो 1% ही काम करेगा। दूसरा, लाइपेज को काम करने के लिए चाहिए अल्कलाइन मीडियम, लेकिन यहाँ पर लाइपेज जो है वो एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है, तो वो पूरा अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। इसलिए हम ये कहते हैं कि गैस्ट्रिक लाइपेज सिर्फ और सिर्फ 1% फूड के अंदर जो फैट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगी इस केस के अंदर बटर की। बटर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको आप कह सकते हो कि हाँ वो एक इमल्सिफाइड फैट है, ठीक है ना। तो जब हम मक्खन खाते हैं तो मक्खन का डाइजेशन आपके स्टोमक में हो सकता है, लेकिन अगर आप सोयाबीन रिफाइंड ऑयल खा रहे हो, सरसों का तेल खा रहे हो, तो वो डाइजेस्ट नहीं होंगे आपके स्टोमक में। इंटेस्टाइन ही वो काम कर सकती है, स्टोमक वो काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज और पेप्सिन, ये सारे एंजाइम्स हमारे स्टोमक के कंप्लीट होते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना कि गैस्ट्रिन हार्मोन किसका सिक्रीशन कर रहा है। गैस्ट्रिन हार्मोन कहां से आया है, आपके गैस्ट्रिक जूस में से, वही गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करेगा। अगर गैस्ट्रिन हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर नहीं होगा तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन भी नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली यही हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट। तो क्या हमारी बॉडी में कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जो कंट्रोल करते हैं इस गैस्ट्रिक जूस के सिंथेसिस को? यस, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म है जो गैस्ट्रिक जूस के सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि हमारी बॉडी का कौन सा मैकेनिज्म जो है वो गैस्ट्रिक जूस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है बेटा नीट के अंदर, ठीक। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आप जितना समझने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा आप सब्जेक्ट पे कमांड ले पाएंगे। और बायोलॉजी इज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अपने आप में रखता है कि आप उस पे कमांड आराम से ले सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपको अवेयरनेस की जरूरत है, इसमें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होनी चाहिए। तो हमने क्या कहा, गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिक जूस इसके अंदर कितना बनता है एक दिन में, 1.5 to 2 लीटर के करीब। और ये जो है गैस्ट्रिक जूस 1.5 to 2 लीटर के करीब, ये वाला गैस्ट्रिक जूस का अंदर जो कंपोनेंट है 95% इसके अंदर वाटर है और 5% इसके अंदर दूसरे सॉल्यूट हैं, जिसके अंदर सारे आएंगे एंजाइम्स आएंगे इसके अंदर, ठीक है ना, जो सिक्रीशन होता है। HCl आएगा इसके अंदर, कुछ सॉल्ट्स आएंगे इसके अंदर, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। अब इस गैस्ट्रिक जूस का कंट्रोल कैसे होगा, देखो ध्यान रखें, इसका जो कंट्रोल है 3 मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। फर्स्ट, हार्मोनल, हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को। दूसरा, न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है, आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तीसरा, केमिकल्स, ये तीनों मिलके गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो हार्मोन की जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम नहीं है, जी हार्मोन जो अपन ने पढ़ा भी था आर्जेंटोफिन सेल्स के अंदर, ये जो जी हार्मोन्स होंगे ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे किसको, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को। तो जितना ज्यादा क्या होगा, जी हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन, व्हाट इज जी, जी इज नथिंग बट द गैस्ट्रिन। जितना ज्यादा जी हार्मोन होगा उतना ज्यादा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होगा। जी हार्मोन कब काम करना शुरू करता है, जब स्टोमक के रुगे जो हैं वो आपस में मिलते हैं, तो जी हार्मोन्स क्या होगा, स्टिमुलेट होता है और उसका सिक्रीशन होता है। हमने बात करी न्यूरल कंट्रोल की, तो ध्यान रखें हमारी 10th क्रेनियल नर्व, जिसको हम क्या कहते हैं, वेगस, यही वेगस कंट्रोल करती है किसके ऊपर, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन को, ठीक है ना।
तो वेगस का कनेक्शन यहाँ पर डायरेक्ट होता है। कई बार तो क्या होता है कि वेगस स्टिमुलेट हो जाती है और वो लगातार गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती रहती है, आप खाना खाओ या ना खाओ, क्योंकि ये न्यूरल कंट्रोल है, ये गैस्ट्रिक हार्मोन नहीं है, तो न्यूरल कंट्रोल है, तो ये लगातार सिक्रेशन करेगी और उस सिक्रेशन की वजह से क्या हो जाता है, अल्सर वाली डिजीज। याद रखना, अल्सर की डिजीज के कारण के पीछे जी हार्मोन कभी नहीं होता, उसके पीछे मोस्टली कौन सा कारण होता है बेटा, वेगस। इसकी वजह से क्या हो सकते हैं, अल्सर। तो अब क्या होता है, पेशेंट जो होता है उसको खाना भी खाना पड़ता है, खाना खा लिया फिर इसको कहा जाता है धीरे धीरे खाओ, अरे आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रखा है, उसको स्लो डाउन करना पड़ता है और न्यूरॉन्स को स्लो डाउन करना आप जानते हो अपने आप में बहुत टिपिकल प्रोसेस है। ये स्टिमुलेट होते हैं ऑटोमेटिकली, किस तरह से स्टिमुलेट हो जाते हैं, क्या इनके अंदर ड्रॉबैक आ जाता है कि वेगस नर्व डायरेक्ट स्टमक को कहती रहती है भाई गैस्ट्रिक जूस का सिंथेसिस करो। हाँ भाई, और आप देखिए एसिडिटी यानी कि गैस्ट्रिक जूस आपकी बॉडी में कैसे बढ़ जाता है, आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, ये सब क्या है, एपिटाइजर्स। तो एपिटाइजर्स जो होते हैं, जो आपकी भूख बढ़ाते हैं, भूख खत्म कर देंगे मेरे ख्याल से, यहाँ पर जो भी एपिटाइजर्स होते हैं, स्पेशली मैं बात करूंगी कैफीन की, ठीक है ना, और अपने टैनिन की, जो चाय के अंदर प्रेजेंट होता है, ये सब क्या है, एपिटाइजर। ये भी गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि खाली पेट चाय पियोगे तो एसिडिटी बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि भाई साहब आपने ये पिया, पीते ही एक केमिकल स्टिमुलेंट है, जाके इसने क्या कर दिया, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को प्रमोट कर दिया। और चाय पीना, चाय खुद एसिडिक होती है, और ज्यादा एसिडिटी तो पर्सन को एसिडिटी ज्यादा हो जाती है। तो ध्यान रखें, एसिडिटी होने का कारण हार्मोनल भी हो सकता है, गैस्ट्रिन बहुत ज्यादा एक्टिव है और वो एक्टिवेट होकर बार बार लगातार गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता जा रहा है। न्यूरल भी हो सकता है, 10th क्रेनियल नर्व वेगस जो है वो ये अपना चार्ज ले लेती है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है गैस्ट्रिक जूस का। केमिकल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आप एपिटाइजर्स देखते हैं, चाय कॉफी वगैरह सब, ये सब भी क्या कर रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस के सिंथेसिस को इंक्रीज कर रहे हैं। तो स्टमक की फिजियोलॉजी और स्ट्रक्चर ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप मॉड्यूल्स के क्वेश्चन कीजिए और क्वेश्चन के बाद में जो भी डाउट आते हैं उनको टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए, ठीक है ना, आपके सारे डाउट हम सॉल्व कराएंगे। तो बेटा नेक्स्ट हम लेंगे इंटेस्टाइन, ओके क्लियर। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके बेटा, थैंक यू।